हमारी जो कार्यकर्ता थी जो दूसरे के घर पे बर्तन साफ करती थी और उसका नाम जो टीवी पे आया तो उसका जो मालिक था उसने पूछा कि आपने टिकट के लिए अप्लाई किया था। तो उसने कहा कि ना ना मैंने कोई टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। तो कि नाम आपका आ रहा है, फोटो आपकी आ रही है। तो वो अचंभे में पड़ गई। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उस कार्यकर्ता को टिकट देती है जिसको जनता चाहती है। लगातार मैं चाहे चुनाव जीता चाहे मैं चुनाव हारा, मेरा लगातार लोगों से वैसा ही संपर्क है जैसे 2005 में था। तो टिकट को लेकर कितना आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। जनता आपके साथ तभी हो पाती है, दिल से तभी जुड़ पाती है कि कहीं ना कहीं गोवर्धन जी जो है हमारे साथ मैदान में है। देखो, जनता तो मेरे साथ में दिल से ही है जी। टिकट देना ये नहीं देना ये पार्टी का काम है, ये पार्टी सोचेगी सब है। लेकिन फिर भी पार्टी मेरे को 3 बार टिकट दी है तो इसलिए कुछ तो सोचती है पार्टी, ऐसे थोड़ी चलती है। लोग कहते हैं कि इस टाइम पे अगर बीजेपी की स्पेशली बात करूं, बीजेपी उन लोगों को टिकट देती है जिनका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो इकोनॉमिकली रूप से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिकली भारतीय जनता पार्टी में कोई मजबूत नहीं देखा जाता। भारतीय जनता पार्टी में यदि इकोनॉमिकली कोई आदमी मजबूत होता तो मेरी टिकट सबसे पहले कटती। क्योंकि कोई पैसे कमाने की जगह नहीं है। पैसा आपको कमाना है तो बिजनेस करो आप, या कोई अपना खुद का काम करो। ये केवल और केवल जनता की सेवा के लिए क्षेत्र है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बहुत ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का हम उनके साथ में रहकर उनका सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। स्वागत है आपका। 2 विधानसभा जो है इन दिनों में चुनावी चर्चाएं बहुत तेज हो रखी है और हर विधानसभा को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में स्पेशली ये चीज़ें चल रही है, क्योंकि बीजेपी हर कार्यकर्ता को समान रूप से देखती है और टिकट का जब तक कंफर्मेशन नहीं होता, जब तक कि चुनाव बहुत नज़दीक नहीं आ जाते। फिलहाल हम बातचीत करेंगे गोवर्धन जी से। तो साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महेंद्र जी। चुनाव को लेकर यहाँ पे सरगर्मी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन बीच बीच में ये हो जाता है कि बीजेपी जो है वो हमेशा से शीर्ष नेतृत्व पे चुनाव लड़ती है। तो क्या राजस्थान के अंदर अभी सीएम फेस भी क्लियर नहीं है? क्या कुछ कहना चाहेंगे धोध की स्थितियों को लेकर आप? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी, और इसमें जो निर्णय होता है कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है जी। इसमें जो भी निर्णय होता है वो एक सामूहिक निर्णय होता है, चाहे हमें राज्य स्तर की टीम के द्वारा हो या केंद्र स्तर की टीम के द्वारा हो या जिला स्तर की टीम के द्वारा हो। तो इसलिए निर्णय है वो सामूहिकता से होता है, इसलिए किसी एक व्यक्ति के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि हो जी, काम कोई कम बेसी हो सकते हैं लेकिन उस जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में रहना जरूरी होता है। अब मैं किसी नेता पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी क्योंकि जब तक हम जनता के द्वारा चुने गए तो जनता के बीच में हमें सुख दुख में उनके साथ में रहना ही होगा। और मैं 2005 से लगातार, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का पहली बार यहाँ से प्रधान बना, तो वहाँ से लेकर मैं 2023 तक आज तक लगातार मैं चाहे चुनाव जीता चाहे मैं चुनाव हारा, मेरा लगातार लोगों से वैसा ही संपर्क है जैसे 2005 में था, या मैं 2013 में विधायक बन गया तब, या 2023 में। न तो मेरे को कोई ऐसा कोई मतलब विशेष कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है क्योंकि जनता जिम्मेदारी देती है तो उसको थोड़ो उस पर वर्कलोड ज़्यादा रहता है, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन हम जनता के पास में जाते हैं तो वैसे ही हमें सम्मान देते हैं और वैसे ही हमें लोगों से मिलना जुलना होता है और वैसे ही लोग हमें बुलाते हैं। टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि अपन देखते हैं कि नेता लोग नहीं कर पाते हैं। आपको हम देखते हैं, लगभग आप पहुंचते हो हर प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी चुनाव बहुत नज़दीक है और पार्टी के सर्वे हो चुके हैं लगभग, तो टिकट को लेकर कितना आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। जनता आपके साथ तभी हो पाती है, दिल से तभी जुड़ पाती है कि कहीं ना कहीं गोवर्धन जी जो है हमारे साथ मैदान में है। देखो, जनता तो मेरे साथ में दिल से ही है जी। टिकट देना ये नहीं देना ये पार्टी का काम है, ये पार्टी सोचेगी सब कुछ। पार्टी इसको देखेगी कि भाई कौन वर्कर काम करता है, कौन नहीं करता है, कौन पार्टी के लिए ठीक है। हो सकता है कि जब चुनाव का सीज़न आता है तो उस समय बहुत सारे ऐसे लीडर कार्यकर्ता जो उस चुनाव के समय में आते हैं, तो ये कोई मेरे को लगता है कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा। और पार्टी जो है वो निर्णय बिल्कुल एकदम ठीक ढंग से करती है। यदि पार्टी निर्णय ठीक ढंग से नहीं करती तो आज हमारी इस भारत में 17-18 स्टेटों में सरकार नहीं बनती।
और मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को, जो यदि कोई यूँ सोचे मैं जिस परिवार में पैदा हूँ वहाँ पर कोई सपना भी लेता है विधायक का, तो मैं सोचता हूँ वो भी गलत है। लेकिन फिर भी पार्टी मेरे को 3 बार टिकट दी है, तो इसलिए कुछ तो सोचती है पार्टी, ऐसे थोड़ी चलती है पार्टी। क्योंकि मेरे को पश्चिम बंगाल में जाने का मौका मिला था, तो वहाँ पर एक हमारी जो कार्यकर्ता थी जो दूसरे के घर पे बर्तन साफ करती थी, और उसका नाम जब टीवी पे आया तो उसका जो मालिक था उसने पूछा कि आपने टिकट के लिए अप्लाई किया था? तो उसने कहा कि ना ना, मैंने कोई टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। तो क्या नाम आपका आ रहा है, फोटो आपकी आ रही है, तो वो अचंभे में पड़ गई। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उस कार्यकर्ता को टिकट देती है जिसको जनता चाहती है। सर मैं एक चीज़ यहाँ पे खंडन करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि इस टाइम पे अगर बीजेपी की स्पेशली बात करूँ, बीजेपी उन लोगों को टिकट देती है जिनका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो इकोनॉमिकली रूप से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिकली भारतीय जनता पार्टी में कोई मजबूत नहीं देखा जाता। भारतीय जनता पार्टी में यदि इकोनॉमिकली कोई आदमी मजबूत होता तो मेरी टिकट सबसे पहले कटती। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं एक, मेरे को यह ऐसा नहीं है मेरे को मौका नहीं मिला, लेकिन मौका सेवा का मिला है। मैं प्रधान रहा 5 साल में, कोई भी एक आदमी आक्षेप नहीं लगा सकता। 5 साल में सत्ता में एमएलए रहा तो कोई आदमी आक्षेप नहीं लगा सकता। तो ये थोड़ी है कि कोई पैसे कमाने की जगह नहीं है। पैसा आपको कमाना है तो बिजनेस करो आप, या कोई अपना खुद का काम करो। ये केवल और केवल जनता की सेवा के लिए क्षेत्र है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बहुत ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का हम उनके साथ में रहकर उनका सहयोग कर सकते हैं। तो पार्टी एक ऐसी जगह होती है, ऐसा प्लेटफॉर्म है राजनीति, जो लोगों को जन सेवा के लिए ही आना चाहिए। कि आपको एक बड़ा ऑफर मिला था किसी टाइम के अंदर, आप ही की पार्टी की तरफ से मिला था, तो क्या ऐसा, क्या गोवर्धन जी क्या देखते हैं कि राजनीति में क्या एक विजनरी लीडरशिप के तहत आगे बढ़ रहे हैं आप? देखिए, ऐसा तो मतलब सब जगह होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिस पार्टी में काम करता है तो उसके पास में कोई ऐसे समय आते हैं और प्रलोभन देने वाले कई व्यक्ति होते हैं। उनका जब ये सोचते हैं कि मेरा उल्लू सीधा कैसे हो, तो ऐसे मौके आते हैं। लेकिन जो आदमी जो पार्टी के लिए वफादार होता है, जो पार्टी के लिए यूँ मानता है कि ये मेरा कर्म स्थल है, ये मेरे लिए भगवान है, तो उस व्यक्ति के लिए पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। अब एक बात करूं, क्योंकि इन दिनों में हम देखते हैं, जैसे मैंने फतेहपुर विधानसभा में ज़्यादातर देखा है, लक्ष्मणगढ़ में भी देखा है कि यहाँ पे 6 मंथ राइज बहुत ज़्यादा है। लोग आते हैं 6 महीने पहले जस्ट पार्टी, और टिकट की दावेदारी करते हैं, अनाप शराब पैसे भी खर्च करते हैं। क्या मानते हैं धोद के अंदर ऐसा कुछ आपकी पार्टी के अंदर ही आप अपना नज़दीकी कॉम्पिटिटर कोई देखते हैं ऐसा? देखिए, मैं तो कोई कंपटीटर नहीं मानता, लेकिन कोई व्यक्ति प्रयास करता है। ये राजनीतिक फील्ड है, इसमें कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है चुनाव लड़ने के लिए या टिकट मांगने के लिए। तो ऐसा कोई भी हो सकता है। 2013 के अंदर एक राजीव जी वर्मा नाम के कोई व्यक्ति आए थे यहाँ पर जी। तो उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि उनके वो जयपुर में कोई अच्छी पार्टी थी, उन्होंने बहुत अच्छे पैसे भी यहाँ पर खर्च किए थे, और उन्होंने निर्दलीय का चुनाव भी लड़ा था। तो उनके लगभग 1066 वोट ऐसे आए थे। खूब पैसे खर्च किए थे। 1000। तो हाँ, तो पैसों से या कोई बहुत सारा पैसा वाला व्यक्ति चुनाव जीत जाए, मैं सोचता हूँ कि ये संभव नहीं जी। अगर मैं करंट चीज़ों की बात करूँ तो कर्नाटक का जो चुनाव रहा है, बीजेपी की स्थितियाँ आपने देखी है, क्या इसका इफेक्ट राजस्थान की विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, इसका कर्नाटक चुनाव का राजस्थान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव और राजस्थान के चुनाव दोनों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, और क्षेत्र के हिसाब से देखें तो भी अलग है। हो सकता है कि पार्टी की वजह से या कुछ हमारे लोगों की वजह से कुछ कमियां वहाँ पर रही होगी, क्योंकि कोई न कोई कमी होती है। फिर भी दूसरी बात ये भी है कि हमने सोचा था कि भाई पार्टी नहीं सोचा, क्योंकि मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ जो आपको कुछ ये बात में क्लियर कर दूँ। जी बिल्कुल। तो हो सकता है कि कुछ कमियां हमारी रही होगी, इसलिए हम चुनाव हार गए होंगे। जी, राजस्थान के अंदर अगर विधानसभा में मैं देखूं तो बहुत से ऐसे मुद्दे आते हैं जब कांग्रेस की सरकार जो है 4.5 साल तक यहाँ पे रह चुकी है, और उसके बाद में जैसे यहाँ पर सीकर की बात करें, धोद की बात करें, धोद में भी क्रिमिनल को लेकर बात करें, आपको क्या लगता है कौन सी कमियां आप देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार, क्योंकि राज्य के अंदर है और यहाँ पर भी विधायक जी हैं वो कांग्रेस के हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होने के बाद में क्या आप कमियां देखते हैं, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि पॉजिटिव काम यहाँ पे हुए हैं? देखिए, अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती और अच्छी बात उन्होंने की भी नहीं।
जिस प्रकार से हम राजस्थान का आंकड़ा देखें तो दलित अत्याचार और ये जो हमारे SC/ST पर अत्याचार, ये राजस्थान का हम यदि आंकड़ा उठा के देखें तो 2018 से जो आपकी जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यदि हम जांच करें तो लगभग उस समय 4000 थी। आज की स्थिति है 8500 से ऊपर केस दर्ज हुए हैं जी। पहले हमने 2008 से 13 सब कांग्रेस की सरकार थी, तो 2008 से 13 की सरकार थी तो उस समय भी इन्होंने 7000 का आंकड़ा पार किया था। और जब वसुंधरा जी की सरकार बनी 2013 से 18 तक, तो उसमें हमने उस 7000 को, इस संख्या को 4000 पे लाके खड़ा किया। आज उस 4000 के आंकड़े को वापस इन्होंने 8500 के करीब खड़ा कर दिया है। तो राजस्थान हिंदुस्तान में 1 नंबर पे दलित अत्याचारों में, महिला अत्याचारों पे और महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पे है। आप जिस प्रकार की घटनाएं से उदयपुर की, पाली की, जोधपुर की, ये वो अपना जब अलवर की, तो मतलब यहाँ पर इतना मतलब है कि अब सोनिया गांधी वहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो कुछ बोलती है लेकिन यहाँ तो नहीं बोलती कोई भी। ये जो तीनों व्यक्ति जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, चाहे सोनिया गांधी है, चाहे राहुल गांधी है, प्रियंका है, एक ने भी कभी राजस्थान के बारे में नहीं बताया कि भाई ऐसी घटनाएं होती है तो इस पर लगाम लगनी चाहिए। तो यूथ के लिए सरकार बिल्कुल एकदम बिल्कुल फैल है। और हम जनता की भलाई की बात करें तो इन्होंने सबसे जो मुद्दा, इन्होंने अहम मुद्दा उठाया था और जिसके कारण से ये सत्ता में आई थी कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। तो कहाँ हो गया, क्या हो गया, कहाँ पर है संपूर्ण कर्जा माफ़? इन्होंने कहा कि हम युवाओं को 3200-3500 रुपये हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ पर हो गया? बिजली के इन्होंने 3 साल तक जो बिल थे वो 3 साल तक इन्होंने माफ़ नहीं किए। फिर लास्ट में आते थे कि अब हम करेंगे। अब जो इनके राज शिविर में उनके साथ रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। जब आपको देना है तो इसमें रजिस्ट्रेशन होने की कहाँ जरूरत है? तो आपको क्या लगता है कि राहत कैंप जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? कैसे इंपॉर्टेंट, बताओ आप मेरे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा कि उज्ज्वला गैस के अंतर्गत हम उन गरीब व्यक्तियों को कनेक्शन देंगे। तो हमने बुलाया क्या किसी को? जिनको देना है वो तो लिस्ट पड़ी है बाकायदा, दो आप उनको देनी है तो आप कहाँ उनको मंगाने की कहाँ जरूरत पड़ती है? जैसे बीजेपी इस पे आप जैसे मान लो बिजली के बिल आप माफ करने तो वहां पर ऑनलाइन करना, क्या क्या जरूरत है आपको देना है? वसुंधरा जी दिए थे ना 866 रुपए प्रति माह, किए थे ना। हिसाब से सरकार के पास पर्याप्त डाटा अवेलेबल है। ये जो राहत कैंप है इनकी जरूरत नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, वो उनके हिसाब से होगी जरूरत, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मान लो कि उनको बिजली के बिल कम करने हैं, किसी को आधार से लिंक जोड़ना है तो वो तो जुड़े हुए ऑलरेडी, या आपको कोई सरकारी सुविधाएं का लाभ देना है तो वो आप ऑलरेडी अपने पास में, सरकार के पास में डाटा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। कोई ऐसा नहीं है हम जो गरीब व्यक्ति हैं उनको दे सकते हैं। सरकार कहती है कि हम सिर्फ हमारे पास कम टाइम है इसलिए हम इम्प्लीमेशन करना चाहते हैं तुरंत। नहीं तो इम्प्लीमेशन करना चाहते हैं तो लिस्ट उठाओ और तुरंत उसी महीने से लागू करो आप जी। इम्प्लीमेशन करने की तो कहाँ जरूरत पड़ती है? आप वहाँ से करो, जल्दी से करो, क्या दिक्कत है? आखिरी सवाल दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीजेपी हमेशा हमने देखा है कर्नाटक के अंदर बहुत सी ऐसे लगभग 100 के लगभग टिकटें कटी हैं जिनका 10,000 से माइनस था, वो अबव था। अभी अपन बात करें क्योंकि ये चीज़ें तब ज़्यादा और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब सुभाष जी महरिया कांग्रेस में से बीजेपी के अंदर आए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अपन देखते हैं लक्ष्मण के अंदर -20,000 सही लगभग वहाँ पे 30,000 से ऊपर का है। यहाँ पे सेम स्थितियाँ धोध के अंदर है। तो आप टिकट को लेकर एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप कितना आश्वस्त करना चाहेंगे लोगों को? देखिए, ऐसा तो हमने राजस्थान में ऐसे ही मेरे हिसाब से 15-16 सीटें हैं जी, जहाँ पर हम आज तक जीते भी नहीं हैं। तो क्या वहाँ पर टिकट नहीं देंगे? देनी पड़ेगी ना। तो बीजेपी और जो न्यू फेस पॉलिसी लाते हैं तो हम ये कब मना करें? भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। कार्यकर्ता को लगता है कि ये अच्छा है तो हमें देती है तो हम करेंगे। और कार्यकर्ता पार्टी सोचती है कि ये नहीं है, दूसरे को देते हैं तो दूसरे के साथ में लग जाए, इसमें क्या है? वो तो पार्टी की जो पॉलिसी है, पार्टी के जो नियमों में, पार्टी के जो उनमें जो फिट होता है उनको टिकट देगी तो ठीक है। तो इसमें कोई ये श्योर है ना कि टिकट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वो मैदान में हमें जरूर मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम होता है ऐसा। हो सकता है क्योंकि 1-2% हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा बीजेपी के साथ में ही रहता है। और क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो दूसरी पार्टी में वहाँ पर जाकर उनको वो रंगत नहीं बैठती। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी में जो मान सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का
यूँ कह सकते हैं जो केडर बना हुआ है वो अन्य पार्टियों में नहीं है, जी। कतई नहीं है ऐसा। तो गोवर्धन जी, एक सबसे अहम सवाल और आखिरी भी है इस इंटरव्यू का कि जो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है अपने शहर की, बीजेपी आप कितना मजबूत मानते हैं बीजेपी हम को इसमें? 8 के 8 सीट जीतेंगे बीजेपी, तो श्योर है ये? बिल्कुल श्योर है। तो ये थे गोवर्धन जी, जो कि बीजेपी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और फिलहाल अभी टिकट को लेकर थोड़ा असमंजस हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर जनता जो गोवर्धन जी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानती है उनको पता है कि क्या होने वाला है धोद के अंदर। और इस चुनाव के अंदर क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और देखने लायक जो चुनाव होगा वो धोद का चुनाव होगा और यहाँ से एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार को बीजेपी जो है वो टिकट देगी। और गोवर्धन जी को आप यहाँ पे कितना मजबूत देखते हैं इस पर आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा और ऐसे ही शख्सियत से हम रोज़ आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।